हर चौथा बंदा या तो ओबीस है या ओवरवेट है। खाने पीने में एहतियात ना की जाए, बेजा अद्वियात के इस्तेमाल से भी मोटापा हो सकता है। मोटापे की वजह से चलने फिरने में दुश्वारी होना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है। मैं माहिर अमराज़ मैदा और जिगर हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका हुआ है और आपको ये फिगर सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में हर चौथा बंदा या तो ओबीस है या ओवरवेट है। तो इस अलार्मिंग सिचुएशन में हमें ओबेसिटी को बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ओबेसिटी के कॉजेज़ क्या क्या हैं, ओबेसिटी की वजह से मरीज़ के अंदर क्या क्या अलामात आ सकती हैं, ओबेसिटी की वजह से मरीज़ के अंदर क्या क्या पेचीदगियाँ आ सकती हैं, और उसके बाद हम जिस चीज़ पे बात करेंगे कि ओबेसिटी का ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले अगर हम मोटापे के कॉजेज़ को देखें तो जैसा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल नंबर 1 पे कॉज होगा कि अगर मरीज़ की सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहने वाले काम है जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है और एक्सरसाइज का रुझान नहीं है, तो उन मरीज़ों के अंदर ओबेसिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स के दौर के बाद ज़्यादातर बिज़नेस ऑनलाइन हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं और उसमें एक्सरसाइज का रुझान बिल्कुल नहीं है। तो उन लोगों के अंदर मोटापे की शरह का बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसके अलावा अगर खाने पीने में एहतियात ना की जाए, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और फैटी मील का ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बेजा इस्तेमाल किया जाए और लो प्रोटीन और हाई कार्ब या फैट डाइट का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें बेकरी आइटम और ये बर्गर्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है, ये सब कुछ रिस्क फैक्टर है मोटापे में इजाफे का। इनके अलावा कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी हैं जिनके अंदर पेशेंट्स के अंदर ओबेसिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं जिसमें एंडोक्राइन कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मरीज़ों के अंदर मोटापा या ओबेसिटी की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जाता है। कुछ मरीज़ों के अंदर हमने ये भी देखा है कि बेजा अद्वियात के इस्तेमाल से भी मोटापा हो सकता है। तो रिगार्डलेस ऑफ द कॉज मोटापा किस वजह से भी है, इसको हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इसकी अलामात को मैं आपको बताऊँगा तो आप सुन के और परेशान हो जाएंगे। मोटापे की वजह से मरीज़ की फ़िज़िकल एक्टिविटी और लिमिटेड हो जाती है, उसको चलने फिरने में दुश्वारी होना शुरू हो जाती है, नींद प्रॉपर उसको नहीं आती, और एक बीमारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसके अंदर मरीज़ की अपनी टंग फॉल कर देती है, जिसकी वजह से वो रात को प्रॉपर नींद नहीं ले सकता। इसी तरह अगर मोटापा ज़्यादा होगा तो फैटी लीवर जैसे मर्ज से आपको सामना करना पड़ सकता है, जिसमें जिगर के अंदर चर्बी आ जाती है और उसकी वजह से फिर भूख ना लगना जैसी पेचीदगियाँ, मसाइल, और अगर लंबे अरसे तक अगर जिगर में चर्बी रहेगी तो जिगर के सोकड़ा और कैंसर और पेट में पानी जैसे अमराज का भी सामना करना पड़ सकता है। मोटापा ओबेसिटी इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है शुगर का, तो ओबेसिटी की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ का भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह लबलबे की सोजिश और जोड़ों की सोजिश लंबे अरसे तक भी, जिसमें एक मर्ज है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, मोटापे वाले मरीजों में हमने देखा है कि जो जोड़ों का गैप है वो जल्दी कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिज़िकल एक्टिविटी मज़ीद कम हो जाती है। और फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से एक तो अंडरलाइन ऑलरेडी मोटापा था और उसकी पेचीदगी की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हुआ उसमें और ज़्यादा पेचीदगी आने की वजह से मोटापे में दुगना इजाफा हो जाता है और मरीज़ उससे बाहर निकल ही नहीं पाता। और मैं आपको इसकी अगर पेचीदगियाँ बताने पे आऊँ तो लंबे अरसे तक मोटापे रहने की वजह से सीने के अंदर मुसलसल जलन रहने वाले अमराज का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी कि अगर मरीज़ का वज़न ज़्यादा है तो उनके अंदर मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह दिल की शरियानें बंद होने का कोलेस्ट्रॉल हाई रहने से डायरेक्ट लिंक्ड है, जिसकी वजह से दिल के अमराज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसी तरह फेफड़ों के अमराज, सांस लेने में दुश्वारी, ये सब भी मोटापे की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में भी दुश्वारी हो सकती है। इसी तरह आंत के कैंसर, जिगर के कैंसर और लबलबे के कैंसर का भी ओबेसिटी वन ऑफ द कॉमन रिस्क फैक्टर मौजूद है।
अब हम आते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। अच्छा, बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो हम अपना एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। एक्टिव लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि रूटीन के अंदर एक्सरसाइज शामिल हो। मिनिमम 40 to 50 मिनट्स की हेल्दी एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइजेज, जिसके अंदर आपका कैलोरीज बर्न हो, मोटापे के रिस्क को बहुत हद तक कम कर देता है। इसी तरह थोड़ी सी खाने पीने में एहतियात, जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कम से कम इस्तेमाल करना, बेकरी आइटम का कम से कम इस्तेमाल करना, फ्राइड आइटम और ये जो फास्ट फूड्स हैं या प्रोसेस्ड फूड है इसका कम इस्तेमाल, और हेल्दी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल से हम मोटापे को डाइटरी फैक्टर के ज़रिए बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और सब्जियों के इस्तेमाल के ज़्यादा से, चिकन और फिश के इस्तेमाल से भी हम मोटापे के रिस्क को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी बरवक्त तशख़ीस करके तब भी हम मोटापे के रिस्क को कम कर सकते हैं। इसी तरह अगर कुछ अद्वियात का बेजा इस्तेमाल हो रहा है तो हमें उसको भी बंद करना है ताकि हमारा वज़न मज़ीद ना बढ़े। इसी तरह जेनेटिक अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं, उसकी तशख़ीस के लिए भी ज़रूरी है उसकी तशख़ीस करके उसको भी एड्रेस किया जाए ताकि मोटापे से निजात हासिल की जा सके। अब हम आते हैं इसके टेस्ट। सिंपल फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है, शुगर का एक टेस्ट है, साथ में थायराइड प्रोफाइल है और साथ में LFTs है कि जिगर के ऊपर उसके असरात तो नहीं आ रहे, और एक बेसिक से अल्ट्रासाउंड है कि जिगर के ऊपर चर्बी तो नहीं आई हुई। ये वो स्क्रीनिंग से टेस्ट हैं जिसमें हम ओबेसिटी की वजह से बेसिक कॉम्प्लिकेशन को देख सकते हैं। और एक सिंपल सा टूल होता है जिसको BMI कहते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स से हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोटापा किस नौइयत का है। इसी तरह एक इंडेक्स है जिसमें BMI होता है, जिसमें हम बॉडी के वेट और हाइट के रेशो के साथ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओबेसिटी की ग्रेडिंग क्या है। नॉर्मल आइडियली 18 से लेके 24.9 तक नॉर्मल BMI है। अगर किसी मरीज़ का BMI 25 से ज़्यादा है और 30 से कम है तो इसका मतलब है कि वो ओवरवेट है, और अगर यही उसका 30 से बढ़ता है तो वो ओबीज है। 30 से लेके 35 तक ओबेसिटी ग्रेड 1 कह देते हैं, और 35 से 40 ग्रेड 2, और 40 से ज़्यादा हम ओबीज को हाई यानी कि ग्रेड 3 ओबेसिटी कह सकते हैं। अब ये जो मार्किंग है, ये डिफ्रेंशिएशन है, ये आगे ट्रीटमेंट पे भी डिपेंड करती है। अगर BMI ओवरवेट रेंज के अंदर है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, जिसमें एक्सरसाइज और डाइट से ही चीज़ों को कंट्रोल और बेहतर किया जा सकता है। और अगर ओबेसिटी के अंदर फॉल करता है और साथ में BMI 30 से 35 के दरमियान है, तब ट्रीटमेंट में हमें और साथ में कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं वो ऑटोमेटिकली ओबेसिटी को बेहतर करने में हेल्पफुल होती हैं, जिसमें हमारे पास इंजेक्शन ऑप्शन मौजूद है, और साथ में कुछ एंडोस्कोपिक थेरेपीज़ आजकल अवेलेबल हैं जिसमें हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके के साथ विदाउट सर्जरी वेट रिड्यूस करने में मरीज़ की हेल्प कर सकते हैं। उसमें हमारे पास एक गैस्ट्रिक बैलून का ऑप्शन है कि अगर स्टमक के अंदर बैलून डाल दिया जाए ताकि पेशेंट की इनटेक को कम कर दिया जाए और ओवरऑल वेट को रिड्यूस करके आइडियल BMI के अराउंड लेके आया जाए। इसी तरह लास्ट में कुछ सर्जिकल ऑप्शन भी हैं जो कि परमानेंट होते हैं, जिसमें मरीज़ों को हम सर्जरी के ज़रिए ओबेसिटी से रिवर्स कर सकते हैं या सर्जरी के ज़रिए ओबेसिटी को ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए एंड में मैं आपको एक मैसेज यही दूंगा कि ओबेसिटी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हर चौथे बंदा या तो ओवरवेट है या ओबीस है, इसलिए हमें इस मसले को फ़ौरन से एड्रेस करना है। इसकी पेचीदगियों को अपने आप से बचाना है, इसकी पेचीदगियों से अपने आप को बचाना है, और इसकी बरवक्त अंडरलाइंग कॉज को तशख़ीस करके ट्रीट करना है। और ओबेसिटी के मैनेजमेंट के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस, जिसमें डाइट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, कुछ मेडिकल थेरेपीज़ हैं, कुछ एंडोस्कोपिक थेरेपीज़ हैं, कुछ सर्जिकल ऑप्शंस हैं, उनको अवेल करना है ताकि हम इसकी पेचीदगियों से अपने आप को बचा सकें। शुक्रिया।